हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उन जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी के किस तरीके के हालात थे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अंदर अंग्रेज क्या करके गए और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जो है अलग अलग सेक्टर में किस तरीके के हालात थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कॉलोनियल रूल जो है वो क्या होता है। तो कह रहा है रेफर टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। कॉलोनियल रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके अंदर दो कंट्रीज की बात चल रही होती है। एक कंट्री जो होती है वो रूलर होती है और दूसरी जो होती है वो कॉलोनी होती है। कॉलोनी का मतलब जो उसका रूलर वाली का जो भी वो बोलेगी वैसा वैसा कॉलोनी वाली जो है वो करती रहेगी। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। जो रूलर वाली होगी वो क्या करेगी, उस कॉलोनी वाली इकोनॉमी की सारे के सारे रूल रेगुलेशन पॉलिसी अपने अकॉर्डिंगली चलाएगी। इन इंडिया कॉलोनियल रूल जो है कम से कम 200 साल तक चला था। कितना टाइम पीरियड है ये? टाइम पीरियड जो बेटा इस पीडीएफ के अंदर जितनी भी रेड वाली लाइनें हुई हुई है इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। वन वन मार्क्स यहाँ पे हाईलाइट हुई हुई है ये चीजें, वन वन मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली इसी में से आने हैं। तो कॉलोनियल रूल जो है वो 1757 से लेके 1947 में चला था। 1757 में आपको ध्यान रखना है एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वो हुआ था जिसमें उसी बैटल की वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर जो है एंटर हुए थे और 200 साल तक हमें हमें अपना गुलाम बना लिया। अंडर विच ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन कंट्री फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। और 200 साल तक ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और इनसे पहले राजा महाराजाओं की हुकूमत चलती थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे इन्होंने भी 600 अराउंड 600 साल तक हम पे जो है राज किया था। तो सबसे पहले तो आपको कॉलोनियल रूल के बारे में पता होना चाहिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसी इकोनॉमी जो विच स्टक और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जो या तो एक जगह रुक गई है एक जगह अटक गई है। ठीक है। जिसकी नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम या तो कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है और अगर हो भी रही है तो भाई बहुत ही कम रेट से हो रही है, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज नहीं थे उससे पहले हमारे किस तरीके के हालात थे, मतलब 1757 से पहले इंडिया क्या करता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लोगों के रोजगार का और जीवन जीने का। ठीक है। 85% इकोनॉमीज ड्राइव देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% से ज्यादा इकोनॉमीज एग्रीकल्चर को अपना मेन सोर्स मानती थी, जीवन जीने का साधन मानती थी। फार्मर जो है ना केवल वो क्रॉप को उगाते थे जो वो जो है खुद यूज कर सके। ठीक है जी। मतलब कि गेहूं चावल ये वाले क्या कहते हैं उसको, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ये वाली खेती करते थे किसान। वो ऐसा कोई भी क्रॉप्स को नहीं उगाते थे जिसको वो बाहर बेच के प्रॉफिट अर्न कर सके। अपने कंजम्पशन के लिए जो वो यूज कर सकते हैं केवल उन क्रॉप्स को करते थे। इंडिया enjoy extensive trade both within the country and other country of Asia and Europe। और हमारे कई सारे देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हम हमारा जो ट्रेड था हमारे अच्छे खासे देशों के साथ, एशिया, यूरोप वगैरह सबके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही मस्त तरीके से हम करते थे। और इंडिया फेमस था हैंडीक्राफ्ट के मामले में। हम हाथों से बनी वस्तुएं इंडिया जो है दूसरे देशों को बेचता था। और हमारी एक इकोनॉमी जो थी खुश थी, खुशहाल थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये इससे पहले के हैं तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया, फार्मर के बारे में बताया, ट्रेड के बारे में बताया, इंडस्ट्री के बारे में बताया और सब कुछ था, खुशहाल था, ये बताया। बिफोर कोलोनलाइजेशन इंडिया वाज नोन एज गोल्डन बर्ड, एज सोने की चिड़िया। और इनके आने से पहले इंडिया सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये इनने 1757 से पहले का आपको बता दिया कि क्या चल रहा था। लेकिन जब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ और उसकी वजह से ब्रिटिशर सेंटर हुए, फिर कॉलोनियल रूल चालू हुआ, 200 साल तक हमें इन्होंने अपना गुलाम बना लिया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्होंने क्या क्या किया। जैसे कि
एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के किस तरीके के हालात थे। तो केवल हेडिंग हेडिंग ध्यान रखनी है थ्योरेटिकल में। सबसे पहला है जमींदारी सिस्टम, इसको लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं या लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कह सकते हो। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो जमींदार होते हैं वो जमीन के मालिक बन जाते हैं, और क्या लिखा हुआ है, ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर टू जमींदार, किसानों से जमींदारों के पास चले जाता है, और जमींदार उस जमीन के नॉमिनल हेड होते हैं जो कि किसानों से क्या करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं एज अ टैक्स। और ये जो चाहते हैं जमींदार किसानों से जो चाहे वो करवा सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्यादा रेंट ले सकते हैं, जब चाहे जमीन से निकाल सकते हैं, जब चाहे इनको रख सकते हैं, किसको देनी है जमीन किसको नहीं देनी सब कुछ इनके अकॉर्डिंगली चलेगा। कॉलोनियल गवर्नमेंट बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। उस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये होती है बेटा कैश क्रॉप्स, क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके ऊपर आते ही आता है। अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया कि सेल्फ कंजम्पशन वाली क्रॉप्स उगाते थे, वीट राइस ये वाली चीजें, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, वो सेल्फ कंजम्पशन वाली जो क्रॉप्स हैं उसको छोड़कर उन्हें बोला आप कैश क्रॉप्स को उगाइए, कॉटन जूट इंडिगो इन सब की जो है आप खेती कीजिए, और इसके लिए उनको जो है एडवांस में भी पैसे देते थे। तो वो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे उसको कन्वर्ट किया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ठीक है, क्यों कम थी, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन के फैसिलिटी नहीं थे, सिंचाई के हमारे पास साधन नहीं थे, रेनफॉल पे हम पूरा का पूरा डिपेंड थे। हमारा बारिश होगी तो अच्छी अच्छी बारिश का मतलब अच्छी प्रोडक्शन, बेकार बारिश का मतलब बेकार प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी थी और फर्टिलाइजर वगैरह जो है सब कुछ हमारे पुराने थे, इस वजह से हमारी पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम थी। और टोटल हम बारिश के ऊपर डिपेंड थे, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब टोटल हम बारिश के ऊपर डिपेंड थे। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात थे। और ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, प्राइमरी सेक्टर में 72% लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी में 10% और सर्विस में 18%। कंपलसरी क्वेश्चन है, एक नंबर में आएगा ही आएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का था ये इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है। 1947 में पॉपुलेशन का 72% लोग एग्रीकल्चर में थे, 10% इंडस्ट्रियल में, 18% सर्विस के अंदर। उसके बाद है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के किस तरीके के हालात थे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे बता रहा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई। मैंने इससे प्रीवियस आपको क्या बताया कि भाई हम जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में फेमस हुआ करते थे इनके आने से पहले, लेकिन जैसे ये आए इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो है खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, उनका मोटिव क्या था, इस चीज को कहते हैं बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज लगाना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो लगी हुई है उसको भी हटाना। तो उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनको उल्टा हटा दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। और उनका टू फोल्ड का मतलब उनका मोटिव क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों करा, वो इंडिया को सप्लायर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का, और इंडिया के अंदर अपने ब्रिटिश के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो चाहते थे इंडिया जो है मार्केट बन जाए, इस मार्केट के अंदर केवल ब्रिटिश के गुड्स बिके, हैंडीक्राफ्ट के गुड्स ना बिके, इसलिए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म किया। क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि उनके दो क्या ऑब्जेक्ट थे। और हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब ये है अपने ट्रेड पर, अपने लिए तो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं, अपने पे तो बिना बिना किसी टैक्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, बिना किसी टैक्स के इंडिया से जो है रॉ मटेरियल जाता था, बिना किसी टैक्स के फिनिश गुड्स ब्रिटिश से इंडिया आते थे। लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट का कोई बंदा अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो उस पे भाई टैक्स लगा देते थे ये बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से टैक्स लगने से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ेगी अगर तो कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा मिलेगा, और जब प्रोडक्ट महंगा मिलेगा तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं था, वो ब्रिटिश के गुड्स खरीदता था क्योंकि उसके गुड चीप होते थे। फिर जो ब्रिटिश के गुड्स होते थे वो मशीन से बनते थे, और हैंडीक्राफ्ट वाले हाथ से बनते थे। तो हाथ से जो गुड्स बनते हैं वो बेटा महंगे होते हैं, और जो मशीन मेड होते हैं वो जो है वो सस्ते बनते हैं। तो पहली बात तो यही चीप हो गए, और दूसरा उन्होंने ये पॉलिसी लेकर आ गए, उल्टा उस पर और टैक्स लगा दिया और महंगे हो गए। तो कस्टमर के सामने केवल एक ही ऑप्शन था
कि ब्रिटिश के जो गुड्स हैं वो चीप हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे और इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट के जो गुड्स हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाए। ये बेसिकली 3 रीजन है जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट को इंडिया से जाना पड़ा, वो सरवाइव नहीं कर पाए। उनके पास जो है, और उस टाइम पे और क्या क्या था, और उस टाइम पे जो है बेटा कैपिटल गुड्स की भी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बता रहा है किस तरीके के हालात थे। कैपिटल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स होते हैं जैसे कि मशीन वगैरह, वो गुड्स जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन में काम आते हैं, वो जो है कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पे कोई भी कैपिटल इंडस्ट्री जो है नहीं थी, और ना ही ब्रिटिशर्स ने इसकी तरफ कोई इंप्रूवमेंट दिखाई कि हमें खोलनी चाहिए। डिमांड ही पूरी की पूरी चेंज हो गई। पहले लोग हैंडीक्राफ्ट के खरीदते थे, अब जो है, अब हैंडीक्राफ्ट को छोड़कर लोगों का डिमांड पैटर्न ही जो है वो चेंज हो गया। अब उनको यही गुड्स जो है पसंद आने लग गए। और जब लोगों को ये गुड्स पसंद आने लग गए, तो जब इन्होंने देखा कि लोगों को तो पसंद आ रहे हैं, लोग हमारे गुड्स को खरीद रहे हैं, तो फिर ये जो है इंडिया के अंदर रेल को लेकर आ गए। आपको ध्यान रखना है बेटा, 1853 1853 में इंडिया के अंदर सबसे पहली रेल आई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1850 दिख जाए वो भी ठीक है, 1853 दिख जाए वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, और बॉम्बे से थाने यहाँ पे पहली रेल चली थी, ये ध्यान रखना है। क्यों लेकर आए, अपने फायदे के लिए, ताकि इंडिया के कोने कोने तक, ताकि इंडिया के कोने कोने तक ये अपने गुड्स को पहुंचा सके। तो 1 नंबर का क्वेश्चन रेल पे आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले हमारा एशिया, यूरोप, कई सारे कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन पहले हम ये सारी की सारी चीजें, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, और ये हैंडीक्राफ्ट, प्रीशियस स्टोन, ये सब जो है हम दूसरे देशों को बेचते थे। बट द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स ये जो अपनी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए कि हैंडीक्राफ्ट वालों पे तो टैक्स और हमारे लिए कोई टैक्स नहीं, इसने इस चीज का खात्मा कर दिया, खत्म हो गया सब कुछ। और हमारे जो रिलेशन है एशिया, यूरोप, जिस जिसके साथ थे सबके साथ खत्म हो गए। हमारा जो रिलेशन है वो केवल इनके साथ रह गया। मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है, मोस्टली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भारत से ब्रिटेन के बीच में होते थे। इन्होंने क्या करा, भारत को एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ये बना दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, ठीक है, ये वाले सारी की सारा रॉ मटेरियल जाता था सस्ती, लो कॉस्ट में यहाँ से हमसे ही लेके जाते थे, और उसको, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें ही वो जो है हाई कॉस्ट पे बेच देते थे। इस तरीके से उन्होंने ये किया। और सारा का सारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, पहले तो बहुत सारी कंट्री के साथ होता था, लेकिन इन 2 सालों में केवल इंडिया और ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। सारी की सारी मोनोपोली जो है इन्हीं की हो गई। सारा का सारा ट्रेड, मेजोरिटी ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड, मोर देन हाफ, 50% से भी ज्यादा वो ब्रिटेन के साथ ही होता था। बाकी कुछ 1-2 कंट्रीज थी, इनके साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। और ये आपको ध्यान रखना बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इनको बहुत बड़ा चक्कर लगा के आना पड़ता था अफ्रीका महाद्वीप का, जिसमें इनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा आती थी। तो अपने फायदे के लिए इन्होंने स्विस कैनाल को ओपन किया 1869 में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये जो है एक डायरेक्ट रूट है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, एक डायरेक्ट वो करता है ताकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो जो है कम से कम आ सके। तो ये आता है स्विस कैनाल कब ओपन हुई थी। बाकी इन्होंने बाकी ये टैरिफ पॉलिसी के अंदर बता ही दिया कि भाई इंडिया हैंडीक्राफ्ट वाले पे टैक्स और अपने पे कोई टैक्स नहीं। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड जो हमारा अच्छा खासा कंट्रीज के साथ था, ये भी हमारा प्रॉपर जो है खत्म हो चुका है। बाकी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कैसे किया इन्होंने, यहाँ से क्या करते थे, ड्यू टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया एज अ ह्यूज एक्सपोर्टर एंड सरप्लस, बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिवन एनी पुश टू इंडियन इकोनॉमी। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अभी हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा, बेटा, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी पढ़ा हमने। तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो वो 3 तरीके का होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है,
बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है तीन तरीके का होता है। एक तो होता है बैलेंस, एक होता है सरप्लस, और एक होता है बेटा डेफिसिट। ठीक है, बैलेंस का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है, सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, और डेफिसिट का मतलब एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है। तो कह रहा है उस टाइम पे सरप्लस वाला था, मतलब फायदा हो रहा था आपको, एक्सपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट कम था, मतलब आपको बेनिफिट ही हो रहा था। लेकिन वो जो बेनिफिट हो रहा था उसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। उस पैसे को वो कहाँ पे ले गए, उस पैसे को टू मीट द एक्सपेंस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, वॉर वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह के लिए वो करते थे। ठीक है, ऑफिस वगैरह सेटअप के लिए करते थे, और जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं, इनविजिबल आइटम, इनके ट्रेड के लिए इस पैसे का यूज करते थे। उस पैसे को इंडिया की इकोनॉमी पे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया। उसके बाद है डेमोग्राफिक कंडीशन के जो है किस तरीके के हालात थे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्राइब करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही ज्यादा हाई थी। बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट का मतलब होता है पर 1000 पे कितने मर रहे हैं। ठीक है, तो वो थी बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों का ध्यान रखना है। बर्थ रेट थी 48 पर 1000, डेथ रेट थी 40 पर 1000। डेमोग्राफिक का जो क्वेश्चन है बेटा पूरा डेटा का क्वेश्चन है, 1 नंबर का कंपलसरी आना ही आना है, डेटा सारा याद रखना है आपको। लिटरेसी रेट जो थी वो थी 16%, और फीमेल की थी केवल 7%। लिटरेसी का मतलब वो बंदे जो पढ़ लिख सकते हैं उसको कहते हैं लिटरेसी। तो डेमोक्रेटिक डेफिनेशन एक बार और बता दो। इसकी डेफिनेशन, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक की कोई डेफिनेशन नहीं है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें किस एज कैटेगरी के लोग हैं, और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़, कितना शादीशुदा, कितने अनपढ़, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना डेमोग्राफिक कहलाता है। तो उस टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज्यादा हाई थे। 48 थी बर्थ रेट, 40 थी डेथ रेट। लिटरेसी रेट जो पढ़ लिख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम थी, केवल 16%, और फीमेल्स की और भी ज्यादा कम, केवल 7%। ठीक है, क्यों होता था इस वजह से, क्योंकि उस टाइम पे पार्शियलिटी होती थी कि लड़की है नहीं पढ़ेगी, जेंडर इनइक्वालिटी होती थी, पार्शियलिटी करते थे लोग। तो बेटा ये लिटरेसी जो पढ़ लिख सकते हैं, अगर लिटरेसी 16% है, तो अगर वो इलिटरेसी पूछ ले तो इलिटरेसी भी आपको ध्यान रखनी है, इलिटरेसी हो जाएगी 84%। तो ये देख लीजिएगा लिटरेसी पूछा है या इलिटरेसी पूछा है, इलिटरेसी पूछे तो 84 आ जाएगा। आईएमआर बहुत ही ज्यादा थी, 218 पर 1000। ये क्या होता है, वो बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं वो आईएमआर होता है, कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही आता है। हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, और लो एक्सपेक्टेंसी थी, एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, 32 साल। अभी ये बढ़कर 68.8 हो चुका है, और पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा हाई थी। तो बेटा आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर एंड लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बेटा इसके अंदर और इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर एक वर्ड होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने आपको बताया था 3 स्टेज होती हैं इसके अंदर, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है 1921 को, इसमें लिखा हुआ नहीं है मैं बता रहा हूँ, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिफोर 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यही एक साल ऐसा है जिसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की बजाय उल्टा घट गई थी, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। इसके अंदर 3, अगर क्वेश्चन आ जाए कौन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं ये बता दिया। अब होता क्या है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है इसमें 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो 1921 से पहले, बिफोर 1921, 1921 से पहले हम थे स्टेज 1 पे, लेकिन 1921 के बाद या 1921 में हम जो है स्टेज 2 पर आ गए।
तो 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पे। अगर वो आपसे ये पूछे कि वो कौन सा ईयर है जिसमें इंडिया ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर किया, तो उसका आंसर भी 1921 है। या किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, तो उसका आंसर भी 1921 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसके बाद है बेटा ऑक्यूपेशनल कैसा था, तो ये तो मैं आपको पहले ही पेज पे बता चुका हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, 72 एग्रीकल्चर पे, ठीक है, 10% उस पे और 17% उस पे, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ये ऑक्यूपेशनल है। ये 72 एग्रीकल्चर पे, 10 इंडस्ट्री पे और 18। आपने सर एक डेट लिखवाई थी 1881, तो उसमें क्या हुआ था? क्या कह रहे हो, क्या कह पूछा। रहा आपने एक डेट लिखवाई थी 1881, हाँ, और ये तो आता है बेटा, ईयर ये में था। ये आता है इस पे कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, जनगणना जो होती है, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो ध्यान रखना है 1881 में पहला सेंसस हुआ था। तब से हर 10 साल बाद जो है जनगणना की जाती है, सेंसस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है बेटा 1 नंबर में। ऑक्यूपेशनल में आपको बता चुका हूँ क्या है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है इकोनॉमिकल और एक होता है सोशल, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें खास आपको पढ़ना नहीं है, पूरा छोड़कर जा सकते हो आप। बस रेल का आपको ध्यान रखना है। 1800, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1850। तो अगर बेटा 1850 दिख जाए वो भी ठीक है। 18 जो एक्चुअल में जो आंसर है वो 1853 है। कॉन्ट्रैक्ट 1850 में हुआ था, लेकिन चली जो पहली रेल थी वो 1853 में थी, बॉम्बे से थाने। तो दोनों ही आंसर ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, पावर वगैरह, इन सब का क्या हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। रेल आई, रोड भी बनवाई, ठीक है, एयर और वाटर के भी कुछ कुछ किए उन्होंने, पोर्ट्स वगैरह बनवाए। लेकिन ये सब का रीजन अपना फायदा करना था, इंडिया की इकोनॉमी का फायदा करना नहीं था। अपने फायदे के लिए रेल लेकर आए, अपने फायदे के लिए रोड बनवाई, अपने फायदे के लिए एयर और वाटर के ट्रांसपोर्ट के जो जितने भी वो होते हैं व्हीकल्स वगैरह वो लेकर आए अपने फायदे के लिए। और बस ये ध्यान रखना है। और कम्युनिकेशन का जो बेस्ट वो था पोस्ट एंड टेलीग्राम। पोस्ट एंड टेलीग्राम उस टाइम पे कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम जो है वो माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा छोड़ सकते हो, बस रेल ध्यान रखिएगा और कम्युनिकेशन, और इसके अंदर कोई ऐसा खास पढ़ने का नहीं है। बाकी बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, रेल लेकर आए, ये इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। अब खुद तो चले गए, लेकिन उसका यूज तो हम ही कर रहे हैं ना बेटा रेल का। उन्होंने ही किसानों को समझाया कि भाई ये आप इससे बिजनेस कर सकते हो, ये कमर्शलाइजेशन है, वरना फार्मर तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ही रहता। उन्हीं की वजह से मॉनिटरिंग सिस्टम आया, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। और उन्हीं की वजह से हमने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट होता है, ये सारी की सारी चीजें सीखी। तो ये कुछ फायदे भी हैं, बुराइयां तो बहुत हैं लेकिन फायदे भी हैं बेटा। ये सारी की सारी चीजें हो गई। 2 क्वेश्चन इसके अंदर और बनते हैं बेटा, 3 सॉरी। कौन कौन से बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्वेश्चन आता है उन इकोनॉमिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने उस टाइम पे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को मेजर किया। ये क्वेश्चन आता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखवा भी रखा है आपको। दादा भाई नरोजी लिख सकते हो, VKRV राव लिख सकते हो, और फिडले लिख सकते हो, कई सारे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से सबसे जो एक्यूरेट था वो किसका था, राव का। VKRV राव जो है उनका जो मेजरमेंट था, राव की जो मेजरमेंट है वो सबसे ज्यादा ठीक थी। उनके हिसाब से नेशनल इनकम में केवल 2%, नेशनल इनकम में 2% और पर कैपिटल इनकम में 0.5% की जो इंक्रीमेंट है वो हो रही थी। तो ये क्वेश्चन आता है दूसरा। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट के नाम आ सकते हैं, दूसरा उस टाइम पे कितनी नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम किस उससे बढ़ रही थी। तो नेशनल इनकम 0.5 से, नेशनल इनकम बेटा 2% से
एंड पर कैपिटल इनकम 0.5% से, ठीक है। और अगर वो बेटा ये पूछ ले सबसे पहला इकोनॉमिस्ट कौन है जिसने नेशनल इनकम को मेजर करने के एफर्ट किए सबसे पहला, तो बेटा सबसे पहला जो इकोनॉमिस्ट है वो दादा भाई नौरोजी है, जिन्होंने जिन्होंने जो है सबसे पहला जो है मेजरमेंट करी थी नेशनल इनकम को मेजर करने की, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले हैं। सबसे करेक्ट मेजरमेंट VKRV राव की है, उनके अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम 2% और पर कैपिटल इनकम 0.5%। और बेटा ये भी पूछ सकता है कि कितनी और कब करी थी, ये भी पूछ सकता है दादा भाई नौरोजी ने कौन से सन में फर्स्ट टाइम, कौन से सन में जो है उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया था। तो 3 क्वेश्चन अभी आपके बच रहे हैं, एक तो कब किया था, ठीक है, तो ये मैं आपको देखकर बता दूंगा, क्या भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी ये भी वो आपसे पूछ सकता है कि उस टाइम पे नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम कितनी थी, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर मैं आपको बता दूंगा लिख के कि कितने कितने थे उस टाइम पे, नेशनल इनकम कितनी थी उस टाइम पे, पर कैपिटल कितनी थी। वो पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा ये जो 2% है और ये जो 0.5% है ये क्या है, ये है कि किस उससे इंक्रीमेंट हो रही है, ये नेशनल इनकम की इंक्रीमेंट है और ये पर कैपिटल इनकम की इंक्रीमेंट है। ये तो इंक्रीमेंट बता रहा है कि किस रेट से इंक्रीमेंट हो रही थी, लेकिन थी कितनी। नेशनल इनकम शायद 340 कुछ थी और ये 240 रुपए कुछ थी पर कैपिटल। तो ये मैं देख कर इसमें करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये सारे 5 क्वेश्चन बेटा, ये 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं MCQ के ऊपर। तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा, ये इसके अंदर जो है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी।